आप सभी प्रिय विद्यार्थियों एवं श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ब्रिटेन के इतिहास के अंतर्गत आज हम ग्लैडस्टोन की गृह नीति प्रथम मंत्रिमंडल काल में, महत्वपूर्ण था उसका प्रथम मंत्रिमंडल का काल, उसमें उसकी गृह नीति क्या थी, या कहीं ग्लैडस्टोन की गृह नीति के प्रथम भाग में उसके प्रथम मंत्रिमंडल काल में जो उसने सुधार किए थे, जो गृह नीति अपनाई थी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। परिचय देख लेते हैं। विलियम एवार्ड ग्लैडस्टोन का जन्म 1809 में एक धनाढ्य व्यापारी परिवार में लिवरपूल, इंग्लैंड में हुआ था। उसने ईटन स्कूल और क्राइस्ट चर्च कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। 1832 में वह सांसद निर्वाचित हुआ। रॉबर्ट पील के द्वारा उसे राजकोष का जूनियर लॉर्ड बनाया गया। 1841 में पील के द्वितीय मंत्रिमंडल में उसे व्यापार बोर्ड का उपाध्यक्ष बना दिया गया। पील की मृत्यु के पश्चात उसने अनुदार दल का साथ छोड़ दिया और उदार दल का सदस्य बन गया। एबरडन मंत्रिमंडल में 1852 से 1855 तक वह कोषाध्यक्ष रहा। 1859 से 1866 तक पामस्टन और रसल के मंत्रिमंडल में वह कोषाध्यक्ष रहा। इसके पश्चात वह 4 बार प्रधानमंत्री बना। 1868 से 1874, 1880 से 1885, 1886 में भी कुछ समय के लिए बना, अल्पकाल के लिए। 1892 से 1894 ईस्वी तक वह प्रधानमंत्री रहा। इस प्रकार से 4 बार वह प्रधानमंत्री बना। वित्त मंत्री के रूप में उसे अधिक ख्याति प्राप्त हो गई थी पहले ही, प्रधानमंत्री बनने के पहले। 1852 से 1865 ईस्वी तक उसने इस पद पर, वित्त मंत्री के पद पर कार्य किया था। उसकी गृह नीति के दृष्टिकोण से उसका प्रथम प्रधानमंत्रित्व काल महत्वपूर्ण था। प्रधानमंत्री के रूप में भी उसका मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्रों में विभिन्न सुधार थे। देश और विदेश दोनों में यह उदारवादी के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। उसकी गृह नीति प्रथम मंत्रिमंडल काल में, जैसा कि मैंने चर्चा की थी, उसकी हम बात करेंगे प्रथम भाग में। ग्लैडस्टोन का प्रथम मंत्रिमंडल काल, पहला शिक्षा सुधार। शिक्षा सुधार के अंतर्गत विभिन्न सुधार किए गए, जिसमें सहायता प्राप्त विद्यालय अधिनियम पहला था। इंग्लैंड में 1868 ईस्वी तक माध्यमिक शिक्षा की दशा बुरी थी, खराब स्थिति में थी। यहाँ लैटिन और ग्रीक भाषा में शिक्षा दी जाती थी, अंग्रेजी में न दी जाकर लैटिन और ग्रीक में शिक्षा दी जाती थी। इतिहास और विज्ञान या व्यावहारिक ज्ञान या शिक्षा की अवहेलना की जाती थी। सरकार द्वारा प्रदत्त धन जो कुछ दिया जाता था उसका समुचित उपयोग नहीं होता था। इन परिस्थितियों में 1868 में सार्वजनिक विद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इसके द्वारा समुचित व्यवस्था प्रदान की गई। इंग्लैंड के साथ बड़े सार्वजनिक स्कूल की प्रबंध समितियों में बदलाव किया गया। इनमें ईटन, विंचेस्टर, वेस्टमिनिस्टर, चार्टर हाउस, हैरो, रग्बी और थ्रीव्सबरी थे, जहाँ की प्रबंध कारिणी जो समिति थी, जो व्यवस्था देखती थी स्कूलों की, उसमें परिवर्तन किया गया। इन विद्यालयों की अतिरिक्त बड़ी संख्या में अन्य विद्यालय भी थे जिनमें दोषपूर्ण व्यवस्थाएं थीं। उनमें सुधार करने हेतु 1869 में सहायता प्राप्त विद्यालय एक्ट पारित किया गया। इसके अनुसार मिडिल कक्षाओं में विशेष रूप से सुधार किया गया। विद्यालयों के निरीक्षण के लिए कमिश्नरों की नियुक्ति की गई तथा अनुदान प्राप्त राशि को शिक्षा के लिए व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई। इसके द्वारा यह सिद्धांत स्थापित हुआ कि शिक्षण संस्थाओं की देखभाल करना और उसे आधुनिक बनाना भी सरकार का दायित्व है, सरकार का कार्य है। अब तक आपको ज्ञात होगा कि इंग्लैंड में जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो चर्चों के द्वारा, चर्च में संपादित की जाती थी। वहाँ के जो पादरी हुआ करते थे या कुछ पढ़ाने वाले होते थे, वो चर्च में पढ़ाई करते थे। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से किसी भी धार्मिक संस्था में, उदाहरण के लिए मंदिर में भी कोई अगर शिक्षा दे रहा हो तो स्वाभाविक रूप से वह शिक्षा धार्मिक हो जाएगी। वैसी ही व्यवस्था वहाँ पर धार्मिक व्यवस्था थी। परंपरागत शिक्षा की व्यवस्था चर्चों के द्वारा वहाँ पर व्यवस्था की जाती थी, उसमें सुधार किया जाने लगा। शिक्षा एक्ट 1870 ग्लैडस्टोन के प्रथम मंत्रिमंडल के द्वारा ये किया गया था। यह महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसके द्वारा इंग्लैंड में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रणाली प्रारंभ किया गया। यह सदी के महत्वपूर्ण सुधारों में से एक था, जिसके पूर्व इंग्लैंड के आधे विद्यार्थियों के लिए ही
प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी और जिन विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था थी वहां भी लचर व्यवस्था थी। इस नियम के द्वारा, इसके अनुसार संपूर्ण इंग्लैंड को अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग शिक्षा जिलों में बांट दिया गया। प्रत्येक क्षेत्र या जिले के लिए स्कूल बोर्ड, अलग अलग बोर्ड हर जिले के लिए थे, की व्यवस्था की गई। इन दोनों को कर और सरकार से प्राप्त कर से जो इनको राशि प्राप्त होती थी निर्धारित कर से, वो और सरकार से प्राप्त जो अनुदान था उससे नए स्कूल स्थापित करने का अधिकार दिया गया। चर्च के द्वारा संचालित विद्यालयों को भी चलने दिया गया, क्योंकि अभी तक पूरी व्यवस्था नहीं हुई थी, इसलिए चर्च द्वारा संचालित जो स्कूल थे वो स्कूल भी चलते रहे, क्योंकि इस समय तक शिक्षा की व्यवस्था चर्च के द्वारा की जाती थी। चर्च द्वारा स्थापित विद्यालयों को भी सरकारी अनुदान दिया गया। 1880 में 13 वर्ष तक के बालकों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया। सभी को 13 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनको स्कूल जाना था, आवश्यक था। स्कूलों के निरीक्षण के लिए निरीक्षकों की, इंस्पेक्टर्स की व्यवस्था की गई। इस तरह इंग्लैंड में 2 तरह के विद्यालय हो गए, एक चर्च द्वारा संचालित स्कूल थे और दूसरे बोर्ड द्वारा संचालित स्कूल थे। 1890 से निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था वहां पर स्थापित कर दी गई थी। विश्वविद्यालय टेस्ट अधिनियम 1871 में इसमें परिवर्तन किया गया। इंग्लैंड में इस समय टेस्ट अधिनियम लागू था। आपको ज्ञात होगा टेस्ट अधिनियम है वो केवल चर्च ऑफ इंग्लैंड को मानने वालों को सामान्य या पूरे अधिकार देता था। विशेष करके जो कैथोलिक्स थे या जो चर्च ऑफ इंग्लैंड को नहीं मानते थे उनको सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, डिग्रियां उनको नहीं मिल सकती थी, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं हो सकते थे। ये सारी बंदिशें उनके ऊपर थी। इसको टेस्ट अधिनियम कहा गया था। तो इस कारण से विश्वविद्यालय के सदस्य अथवा अभिसदस्य, फेलो या जो मेंबर होते थे, केवल चर्च ऑफ इंग्लैंड को मानने वाले ही बन सकते थे। कोई कैथोलिक या अन्य चर्च को मानने वाला नहीं बन सकता था। केवल उन्हें ही उपाधि अथवा छात्रवृत्तियां मिल सकती थीं। अन्य मत को मानने वालों को इसकी पात्रता नहीं थी। अब यह धार्मिक प्रतिबंध हटा लिया गया। दोनों विश्वविद्यालय, जो 2 विश्वविद्यालय थे, वहां पर सभी लोगों को समान रूप से प्रवेश और सभी अधिकार सामान्य रूप से सभी को दिए गए। धार्मिक जो भेदभाव था वो हटा लिया गया। दूसरा देखेंगे हमें शिक्षा के क्षेत्र में और विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र के सुधार थे। इसके बाद हम देखेंगे सैन्य क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में क्या सुधार किए गए, बड़े परिवर्तन किए गए। ब्रिटिश सेना की दशा अच्छी नहीं थी। इतिहासकार टाउट ने लिखा, जिस सेना ने वेलिंगटन की अधीनता में इतनी वीरता के साथ युद्ध किया था उसे केवल कोड़े लगाकर और कठोरता से अनुशासन में रखा जाता था। यद्यपि सैनिक अफसर अधिकांश संख्या में उत्साही और भद्र पुरुष थे, जेंटलमैन थे, पर युद्ध की कला का उनको तब तक ज्ञान नहीं होता जब तक कि वह युद्ध न करे। सेनापति जैसा भी हो, थ्योरी की जानकारी, सिद्धांतगत जानकारियाँ जितनी भी हों, शिक्षा कितनी ट्रेनिंग प्राप्त कर ली हो, लेकिन जब तक युद्ध नहीं करेगा तब तक उसको व्यवहारिक अनुभव युद्ध का नहीं होता। ब्रिटेन की सेना आधुनिक नहीं थी। प्रसा की सफलता को देखकर, किस प्रकार से प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने, कैसे फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क को पराजित करके अपने देश का, जर्मनी का एकीकरण किया था, उससे आश्चर्यचकित थे। ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ आश्चर्यचकित थे कि प्रसा ने कैसे ऑस्ट्रिया, फ्रांस, डेनमार्क को परास्त कर दिया। सुधारों की मांग यहाँ उठने लगी। इन्होंने भी अनुभव किया कि सुधार होना चाहिए, कि हम सैन्य क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए युद्ध सचिव एडवर्ड कार्डवेल ने विशेष प्रयास किए और निम्न सुधार उसके द्वारा कराए गए। सेना की स्थिति में परिवर्तन किया गया। अब तक सेनापति का कार्य मुख्य रूप से प्रशासकीय होता था तथा उसे कार्य करने की आज़ादी होती थी। वह अंग्रेजी सेना का सेनापति होता था तथा रानी के अश्वारोही रक्षकों अथवा हॉर्स गार्ड पर नियंत्रण भी रखता था। उसका कार्यालय रानी के महल अथवा व्हाइट हॉल पैलेस में था। युद्ध सचिव का कार्यक्षेत्र उससे पृथक था और वह उस समय पाल मॉल में स्थित कार्यालय में कार्यरत होता था या कार्य करता था। कार्डवेल ने सेनापति की स्वतंत्रता का अंत करके
जो उसके अधिकार थे वो हस्तांतरित कर दिए। युद्ध सचिव के अधीन उसको बना दिया, अलग अलग नहीं रखा। युद्ध सचिव के अधीन सेनापति होगा और उसके कार्यालय को हटाकर युद्ध कार्यालय में ही सचिव के कार्यालय के पास ही स्थानांतरित कर दिया। सैन्य संचालन पर तो सेनापति का पहले जैसा ही नियंत्रण, कैसे सेना का संचालन करना, कहाँ आक्रमण करना, कब आक्रमण करना, उसकी रणनीति बनाना, ये अवश्य सेनापति का काम था। परंतु सभी सैनिक मामलों में युद्ध सचिव को सर्वोच्च शक्तियाँ प्रदान की गई। सेनापति को युद्ध सचिव के अधीन करने से दो लाभ प्राप्त हुए। पहला, सेनापति और युद्ध सचिव के कार्यों में सामंजस्य अथवा तालमेल स्थापित हो गया। दूसरा, युद्ध सचिव के माध्यम से ब्रिटेन की सेना संसद के अधीन हो गई। तो जो विद्रोही प्रवृत्ति हो सकती थी सेनापतियों के द्वारा वो समाप्त हो गई, वो पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गए। सेवा काल सीमित करना एवं रिजर्व सेना तैयार करना। इंग्लैंड की सैन्य व्यवस्था में यह दोष था कि सैनिकों की नियुक्ति इस समय तक 20 वर्षों के लिए 20 ईयर्स के लिए की जाती थी। इसके कारण सैनिक अंतिम तक सक्रिय नहीं रह पाते थे तथा सुरक्षित सेना का अभाव था। कार्डवेल ने इस दोष को दूर किया तथा 1870 में सेना भर्ती अधिनियम पारित करवाया। इसके अनुसार सैनिकों की नियुक्ति अब केवल 12 वर्षों के लिए की जाने लगी। उसमें भी प्रथम काल 6 वर्ष का वह सक्रिय सैनिक के रूप में कार्य करता था। बाद के 6 वर्षों के लिए उसे रिजर्व सेना या सुरक्षित सेना में कार्य करना होता था। इस प्रकार ब्रिटिश सैन्य व्यवस्था के इस बड़े दोष को दूर कर लिया गया ताकि यंग लोग, नए लोग युद्ध में अधिक हिस्सेदारी कर सकते हैं। तो 6 वर्ष सक्रिय और 6 वर्ष में रिजर्व सैनिक के रूप में, ताकि नई भर्ती और हो सके। इस प्रकार से बड़ा सुधार था। सैन्य पदों के विक्रय का अंत। बड़े दुर्भाग्य की स्थिति थी कि इस काल में सैनिक पदों का विक्रय होता था। सैनिक पद संपत्ति की तरह होती थी। जिस व्यक्ति के पास वह पद है वह अपने पद को बेच सकता था। जिसे बेचा जा सकता था, इसके लिए शाही फरमान जारी किया जाता था। राजा के द्वारा आदेश था, जारी किया जाता था। इसी कारण आर्थर वेलिजली जैसे जो सेनापति था, 23 वर्ष की अल्पायु में ही उसने बड़ा पद प्राप्त कर लिया था। इसका दुष्परिणाम यह हो रहा था कि अयोग्य अफसर बड़ी संख्या में थे। वो केवल धन के बल पर पद प्राप्त कर लेते थे। कार्डवेल ने पार्लियामेंट में इस प्रथा को समाप्त करने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया। हाउस ऑफ कॉमन्स सदन ने तो इसे पारित कर दिया क्योंकि सुधार का पक्षधर था, किंतु हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यह पारित नहीं हुआ। कारण क्या था? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उच्च वर्ग के लोग थे, धन संपन्न लोग थे, और वे ही लोग सैनिक पदों की खरीदारी बिक्री का काम करते थे। इसलिए अपने हित को देखकर उन्होंने इसको पास नहीं होने दिया। कार्डवेल तो बड़ा निराश हुआ, लेकिन ग्रैडस्टन होशियार व्यक्ति था। वह जानता था कि इसका नियम या आदेश रानी या राजा के द्वारा जारी किया गया है, शाही फरमान से हुआ है। अतः उसने रानी विक्टोरिया से संपर्क किया और 20 जुलाई 1871 को इस फरमान को रानी विक्टोरिया से उसने रद्द करवा दिया। इस तरह से जो कुप्रथा एक चली आ रही थी, जिससे ब्रिटिश सैनिक या सेना की व्यवस्था कमज़ोर हो रही थी, उसको उसने समाप्त करवा दिया। यद्यपि इससे रईस लोग या जो खरीदारी बिक्री का काम करते थे वो नाराज हुए, किंतु इंग्लैंड के दृष्टिकोण से, देश के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कार्य था, सेना के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काम था। संयुक्त बटालियन प्रणाली। कार्डवेल द्वारा संयुक्त बटालियन प्रणाली की प्रथा प्रारंभ की गई। एक रेजिमेंट को 2 भागों में विभक्त किया गया तथा 2 बटालियन बनाए गए। इसमें से एक बटालियन विदेश में, यानी एक रेजिमेंट के 2 बटालियन, एक बटालियन यानी आधा हिस्सा विदेश में युद्धों में संलग्न रहेगा, तो दूसरा बटालियन इंग्लैंड के भीतर सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करता रहेगा। प्रत्येक रेजिमेंट को एक ही क्षेत्र के सैनिकों से भरा गया, यानी एक रेजिमेंट में एक क्षेत्र, एक एरिया के लोग, एक जिले के लोग रहेंगे। उससे उनमें एकता की भावना रहेगी कि उसी क्षेत्र विशेष के रहने वाले हैं। उसका नामकरण भी उसी क्षेत्र या उसी जिले के क्षेत्र के नाम पर रखा गया। इंग्लैंड में इन क्षेत्रों को शायर कहा जाता था। शायर कहा जाता था क्षेत्र को, तो शायर के आधार पर रेजिमेंट का नामकरण किया गया। आप लोगों ने सुना होगा लंकाशायर ब्रिटेन का एक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है। तो इस तरह के क्षेत्रों का नाम इस प्रकार से वहाँ रखा जाता था, उसके आधार पर रेजिमेंट बनाए गए। आपको अगर भारतीय सैन्य व्यवस्था के बारे में जानकारी होगी तो उसी का अनुसरण
हमारे देश में भी किया गया है। अगला था सेना समिति की स्थापना। क्रीमिया के युद्ध में जो व्यवस्था देखी गई थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भी अनुभव किया था कि सभी सामग्रियों के होते हुए भी समुचित रूप से सैन्य सामग्री सेना तक नहीं उपलब्ध कराई जा सकी थी। उसका कारण था कि अलग अलग व्यक्तियों के पास अलग अलग जिम्मेदारी थी। किसी के पास रसद की जिम्मेदारी, किसी के पास हथियार की जिम्मेदारी, अलग अलग मेडिकल व्यवस्था, अलग अलग व्यवस्था थी। एक छत्र या एक हेड के नीचे यह व्यवस्था नहीं थी। तो इस व्यवस्था को दूर करने के लिए, कमी को दूर करने के लिए, अलग अलग सामग्रियों के लिए पृथक पृथक व्यक्तियों की जिम्मेदारी को समाप्त करते हुए एक समिति गठित की गई। यह समिति युद्ध सचिव के नेतृत्व में कार्य करने लगी। यह समिति सेना के प्रत्येक आवश्यकता के लिए, सारे कार्य करने के लिए जिम्मेदार थी। इस तरह से सारी व्यवस्था की जानकारी इनको होती थी और सचिव इसका नेतृत्व करता था। ये सैन्य संबंधी सुधार थे। इस तरह सैन्य व्यवस्था सुधारी गई। न्यायालय में बहुत सारे दोष थे। इस समय इंग्लैंड में जो न्याय व्यवस्था थी दोषपूर्ण थी। 8 सर्वोच्च न्यायालय थे। अब आप सोच सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, सबसे ऊंचा न्यायालय, वो एक ही हो सकता है, लेकिन वो 8 थे। सब में न्यायाधीश थे। उनकी कार्य पद्धति अलग अलग थी। कार्य पद्धति भी बिल्कुल निश्चित नहीं थी। न्याय प्राप्त करने हेतु आम जनता को अधिक कष्ट उठाना पड़ता था, अधिक धन का व्यय करना पड़ता था, वकील रखने पड़ते थे, क्लिष्ट व्यवस्था थी। उसके बावजूद न्याय सही ढंग से नहीं मिल पाता था। लॉर्ड सेलबॉर्न ने इस हेतु कार्य किया। पहला था न्यायालय अधिनियम 1873। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में केवल एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 8 थे, अब केवल एक हुआ। इस न्यायालय को 2 भागों में विभक्त किया गया, पहला उच्च न्यायालय और दूसरा अपील न्यायालय। इस अधिनियम में होने वाले लाभ का उल्लेख करते हुए टाउट ने लिखा है, इसका उद्देश्य न्याय को अधिक सुगम, सस्ता और निश्चित बनाना था। एक प्रणाली भी विकसित कर दी गई कि कहाँ पे आप अपील कर सकते हैं। ये बता दिया गया कि यहाँ पे आप अपील कर सकते हैं, यहाँ पे आपका केस चलेगा, यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप यहाँ पे अपील कर सकते हैं। इस तरह एक व्यवस्था बनाई गई। न्यायालय अधिनियम 1876। इस अधिनियम के द्वारा निम्न व्यवस्था की गई। संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स को अपील सुनने का अधिकार दिया गया। यह अपील 4 लॉर्डों के द्वारा सुना जाता था, जिसमें से कम 3 की उपस्थिति अनिवार्य थी, आवश्यक थी। यह सुनवाई पूरे लॉर्ड सभा के द्वारा नहीं की जाती थी। 4 जो नियुक्त होते थे वही सुनवाई करते थे। लॉर्ड सभा के 4 लॉर्ड प्रिवी काउंसिल की न्याय समिति में भी कार्यरत रहते थे या उनको कार्य दिया जाता था। इस समिति के सदस्यों में जो उच्च पादरी और साधारण पादरी लोग जो थे उनको हटा दिया गया, पर धार्मिक मामलों की अपील सुनने के लिए उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया जा सकता था। उनकी राय या उनकी सलाह ली जा सकती थी, लेकिन स्थायी रूप से जो उनकी सदस्यता थी वह समाप्त कर दी गई। राजा अपनी इच्छा से भारत अथवा अन्य उपनिवेशों के जो न्यायाधीश थे, जज थे, उनको भी इस समिति का सदस्य नियुक्त कर सकता था। इस तरह से परिवर्तन किया गया न्याय के क्षेत्र में। सिविल सेवा परीक्षा 1870 ईस्वी में नागरिक सेवाओं में कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई या प्रारंभ किया गया। इसके पूर्व ये अधिकारी सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे। सरकार मनोनीत कर देती थी, जिसके कारण योग्य अधिकारी नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि इस काल में सरकारी कार्य लगातार बढ़ रहा था, अतः योग्य अधिकारियों की आवश्यकता थी। सरकार द्वारा जो नियुक्त होते थे वो अक्सर रईस लोग होते थे, चाटुकार लोग होते थे, योग्य व्यक्ति नहीं होते थे। अब योग्यता के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा की व्यवस्था की गई। व्यापारिक संघ अधिनियम बनाया गया। ग्रेडस्टन के काल में व्यापारी संघों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। चंदे की राशि बहुत ज़्यादा आ रही थी और उसमें लोग धन का गमन कर रहे थे। नेता जो थे वो गलत तरीके से पैसे का उपयोग कर रहे थे। उनको रोका नहीं जा सकता था क्योंकि कानून नहीं था। 1871 के व्यापारी संघ अधिनियम ने इस संघ को यह अधिकार दिया कि वह बेईमान सदस्यों पर मुकदमा चला सके, अपने स्तर पर सुनवाई कर सके और कोर्ट तक ले आ सके। इस तरह उसको नियंत्रित किया गया। गुप्त मतदान अधिनियम पारित हुआ। 1872 में यह अधिनियम पारित किया गया। इसके पूर्व इंग्लैंड में मतदान सबके सामने खुले तौर पर होता था, इसलिए इनको धन देकर अपने अनुसार मतदान कराया जा सकता था।
इस तरह अपनी इच्छानुसार वास्तविक मतदान का अधिकार नहीं था। 1872 में गुप्त मतदान एक्ट पारित किया गया। इससे भ्रष्टाचार का अंत हुआ। कोई धन भी दे दे तो भी आप किसको वोट देते हैं उसको वह नहीं जान सकता। इस प्रकार से गुप्त मतदान प्रणाली का यहाँ पर विकास हुआ। अगला था अनुज्ञापन अधिनियम। 1872 में यह अधिनियम पारित हुआ। अब तक मदिरालयों के खुलने और बंद होने के समय पर सरकारी नियंत्रण नहीं था। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से मदिरालय खोल सकता था और कोई भी व्यक्ति वहां मद्यपान कर सकता था, शराब पी सकता था। इन पर प्रतिबंध हेतु अनुज्ञापन ये अधिनियम लागू किया गया, 1872 में पारित किया गया। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मदिरालयों के खुलने का समय अधिकतम, सुबह तो जब चाहें तब खोल सकते थे, किंतु रात में 11 बजे तक ग्रामीण क्षेत्रों में, और लंदन या बड़े शहर में 12 बजे तक निर्धारित किया गया। अब मदिरालय के मालिकों को न्यायाधीशों से लाइसेंस लेना पड़ेगा, व्यवस्था बनाने का वादा भी करना पड़ेगा, नियम के अनुसार उनको चलना पड़ेगा, लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया। न्यायाधीश जाकर मदिरालयों में निरीक्षण भी कर सकते थे कि वहाँ की व्यवस्था ठीक है अथवा नहीं, अथवा मदिरा में पानी या और कोई ऐसा तत्व तो नहीं मिलावट हो रही है। इसका निरीक्षण करने का अधिकार, वहाँ की व्यवस्था और समय के मूल्यांकन या देखने का अधिकार भी न्यायाधीशों के पास था। इस तरह से अपने प्रथम मंत्रिमंडल काल में ग्लैडस्टोन के द्वारा ये सुधार किए गए या इस प्रकार की गृह नीति अपनाई गई। इसका मूल्यांकन कर लेते हैं। उच्च वर्ग को हानि, विशेषकर सैन्य पदों की बिक्री होने पर सर्वाधिक लाभ उच्च वर्ग को प्राप्त होता था। वही इन पदों को क्रय करते थे या खरीदते थे तथा आवश्यकता अनुसार उसका विक्रय भी कर देते थे। सेना के पदों का उसके अधिकार अब सीमित हुए, अतः उन्होंने सरकार का विरोध करना शुरू किया, क्योंकि खरीदी बिक्री बंद कर दी गई। अब योग्यता अनुसार नियुक्ति होने लगी। यह व्यवस्था अच्छी व्यवस्था थी, किंतु जो रईस लोग थे, धन संपन्न लोग थे या भ्रष्टाचार के आदी थे कि अपने धन के बदौलत वो सरकारी पद खरीद लेते थे। आर्थर बेलेजरी का उदाहरण हमने दिया था कि वह बहुत जल्दी 23 वर्ष की उम्र में ही बड़े पद तक पहुंच गया था। तो ये व्यवस्था जाती रही। सैन्य अधिकारियों के अधिकारों में कमी हुई, ऐसा सेनापतियों ने विशेषकर समझा, क्योंकि उनको अब सैन्य सचिव के अधीन कर दिया गया था। सेना समिति के गठन तथा सैन्य सचिव के इनके अधिकार सैन्य सचिव को हस्तांतरित करने के कारण सैन्य अधिकारियों के अधिकार में कमी हुई। उन्होंने ऐसा महसूस किया और वो भी सरकार के विरोध में जाने लगे। न्यायाधीशों के अधिकारों में कमी हुई। पहले पूर्व व्यवस्था में 8 सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर हुआ करते थे, अब केवल 1 हुआ, तो 7 तो भंग हुए और वो व्यवस्था रही नहीं, पहले जैसे लचर व्यवस्था थी। स्पष्ट प्रणाली तय कर दी गई। स्पष्ट प्रणाली या कानून हो जाने पर न्यायाधीश जो बेईमानी करते थे वो अब उनके हाथ से जाता रहा। पहले उनको फ्री हैंड था, जैसा वो न्याय करें, जिस ढंग से करें, किंतु अब उनके अधिकार इस तरह से सीमित हो गए। सिविल सेवा परीक्षा की व्यवस्था की गई। इससे जो भी उच्च वर्ग के लोग थे जो पदों को खरीद लेते थे या सरकार की चापलूसी करके या अपने अप्रोच के दम पर, अपनी पहुंच के दम पर पद प्राप्त कर लिया करते थे, यह व्यवस्था अब जाती रही। अब सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन शुरू हुआ। जिस प्रकार की व्यवस्था अभी हम देखते हैं भारत में, उस तरह की व्यवस्था वहाँ पर प्रारंभिक रूप में चालू हुई थी। भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि गुप्त मतदान व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई थी। वो दबाव डालकर, धन देकर अपने सामने लोगों से वोटिंग करवाते थे, किंतु अब ऐसा नहीं हो सकता था। धन देने पर भी, दबाव डालने पर भी किसने किसको वोट दिया ये पता नहीं चल सकता था, क्योंकि गुप्त मतदान प्रणाली का यहाँ पर विकास कर दिया गया, कानून बना दिया गया, अधिनियम लागू किया गया। ये अच्छी व्यवस्था थी, किंतु राजनीतिज्ञों को भी बड़ा कष्ट हुआ। मदिरालय मालिकों को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि मनमाना व्यवहार करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करते थे, रात रात भर मदिरालय खोल कर रखते थे, उसके लिए उनको कोई लाइसेंस लेना नहीं पड़ता था। किंतु अब ये नियम लागू हुआ, इससे उनको बड़ी तकलीफ हुई। इस प्रकार जितने भ्रष्ट लोग थे, धन संपन्न ज़्यादा लोग थे जो अपनी मनमानी किया करते थे, उन सभी को इसके शासन से या गृह नीति से कष्ट होना शुरू हुआ। यद्यपि ये सुधार सही थे, ग्लैडस्टोन के प्रथम मंत्रिमंडल में किए गए सुधार, विशेषकर शिक्षा, सैन्य और न्याय सुधार बहुत महत्वपूर्ण थे। इंग्लैंड के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थे। शिक्षा के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन किए गए और ये सुधार आवश्यक थे तथा देश हित में और जनहित में लाभकारी थे।
उसके द्वारा किए गए समस्त सुधार बहुत उपयोगी थे, लोकतांत्रिक राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक भी थे। किंतु उसके इन सुधारों के कारण उन लोगों को कष्ट हुआ जो सरकारी व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाते थे। उनकी संख्या अधिक थी और इसी का यह दुष्परिणाम हुआ था कि ग्लैडस्टोन की सरकार अलोकप्रिय होती गई। यद्यपि सुधार बिल्कुल सही थे, आधुनिक युग में ये सारे सुधार लागू हैं। हमारे देश में भी प्रायः इसी तरह की व्यवस्था हम देखने को पाते हैं। 1874 के चुनाव में उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा तथा उसके प्रथम मंत्रिमंडल का पतन हुआ। इस प्रकार से ग्लैडस्टोन का प्रथम मंत्रिमंडल का काल गृह नीति के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। विशेषकर सुधार के दृष्टिकोण से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हो गया, गुप्त मतदान प्रणाली को लागू कर दिया गया, न्याय के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन हुए, सैन्य क्षेत्र में बड़े परिवर्तन हुए और अनेक सुधार उसके द्वारा किए गए। ये सुधार बड़े महत्वपूर्ण थे। तो ये ग्लैडस्टोन के प्रथम मंत्रिमंडल काल की गृह नीति थी। शेष अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे।